Hi everyone. I hope you all are doing good. And just a second. Yeah, I hope I'm audible and visible to you. Yes. So, in yesterday's class, हमने लीज के बारे में पढ़ा था, राइट? हमने कल लीज के बारे में पढ़ा था एंड उसके अलावा हमने सेक्शन 105 और 107 कवर किया था. देन हमने एक सेकेंड या तो हमने बेसिकली लीज के बारे में जो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी हमने वो ले ली थी. अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं with section 106. Okay, so today we'll be starting with section 106 lease का. ओके एंड हम ये पढ़ेंगे. फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि है सेक्शन 108 जो कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में है. हम वो डिस्कस करेंगे एंड देन विल डिस्कस सेक्शन 110. ठीक है. इसमें जो सेक्शन 108 है ये थोड़ा लेंथी सेक्शन है बट इजी है. विल बी डिस्कसिंग दैट. ठीक है. एंड मोस्ट प्रोबेबली इसके नेक्स्ट वाली क्लास में हमारा लीज का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. एंड लीज के साथ साथ हमारा टीपीए भी कंप्लीट हो जाएगा. इसके अलावा विल बी लेफ्ट आउट विद कुछ सेक्शंस जो हमने मॉर्गेज में छोड़ दिए थे बीच में क्योंकि वो सेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमको एक बार हम चाहते हैं कि हम उसको रीड करके जाएं. हम भले उसको याद ना रखें, पूरी तरीके से ना समझें तो वो ऑप्शनल होगा बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि मैं पढ़ा रही हूँ तो आप एक बार उसको पढ़ लो. आप घर जाके मत पढ़ना उसको, मतलब बेसिकली आप खुद से मत बुक खोल के उन सेक्शंस को पढ़ना. बट जब क्लास में मैं पढ़ाऊँ उनको नेक्स्ट क्लास में तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में बेसिकली तो उस टाइम आपको उसको ध्यान से सुनना है. तो अगर आप एक बार सुन भी लोगे ना तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू for the purpose of this our SEBI examination, right? So today we'll be discussing these 106, 108, 110, and then in the next class we'll be finishing off our lease topic as well. In the last class of TPA we'll be discussing वो सारे sections जो कि छूट गए हैं या फिर वो sections जो कि बहुत important है. So the last class will be a kind of जो भी residue sections है वो and a kind of a revision section, a revision class for all those topics which are important for your examination, right? Yeah. 1 minute. So let us now start. Now, duration of certain leases duration of certain lease in absence of a written contract or local usage. तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? इन एब्सेंस डेफिनेटली यहाँ पे कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या फिर जहाँ पे कोई लोकल यूजेज नहीं है. ठीक है. तो अगर कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज ने कर रखा है डेफिनेटली इट विल प्रिवेल. वो जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रिवेल करेगा. सेकंड क्या है? लोकल यूजेज. अगर कोई लोकल यूसेज है, अगर जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में इसी तरीके की लीजेस चलती हैं या इतने ही टर्म की चलती हैं तो डेफिनेटली ये जो लोकल यूसेज है ये प्रिवेल करेगा. ठीक है. तो आपको याद रखना है इन एब्सेंस है मतलब अगर कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट है तो ये प्रिवेल करेगा या फिर अगर कोई लोकल यूजेज है तो लोकल यूजेज विल प्रिवेल. ओके. ये जो हमारा प्रोविजन है वो प्रोविजन फिर प्रिवेल नहीं करेगा. नाउ जैसे कि मैंने आपको बोला अभी, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट or a local usage, contract, local law or usage to the contrary. मतलब क्या क्या चीज उन्होंने बोल दिया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई लोकल लॉ है या फिर कोई यूजेज है टू द कॉन्ट्ररी. अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है. जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था लीज काय की होगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज होगी फॉर एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस
shall be deemed to be a lease from year to year. टर्मिनेबल, अच्छा अभी पहले आप इतना पढ़ो, ये जो आपने पार्ट है ये देखिए कि इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, कि सेक्शन 106 सिर्फ तब अप्लाई होगा जब जहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो, लोकल लॉ ना हो या लोकल यूजेज ना हो। तो जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, लोकल लॉ होगा या फिर यूजेज होगा, तब डेफिनेटली वो कॉन्ट्रैक्ट, वो लोकल लॉ या फिर वो यूजेज अप्लाई करेगा, ठीक है, वो वैसी की वैसी यूजेज अप्लाई करेगा। लेकिन जब देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, नो लोकल लॉ, या फिर कोई भी तरीके का यूजेज नहीं है, ठीक है, देयर इज नो यूजेज, देन योर सेक्शन 106 विल अप्लाई। अब व्हाट इज दिस सेक्शन 106 सेइंग? ठीक है, सेक्शन 106 इज सेइंग दैट अगर जो लीज है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वो एग्रीकल्चरल या फिर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए है, एग्रीकल्चरल पर्पस और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, ठीक है। So if is it for agriculture purpose or if it is for manufacturing purpose, then what such lease will be a lease from year to year, ठीक है, नोटेड डाउन लाइक दिस, कि अगर एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो लीज कैसी होगी, फिर वो लीज ईयर टू ईयर वाली लीज होगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्यों ये बहुत बेसिक सी चीजें आपको समझ में भी आ रही होगी कि एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग ऐसा तो नहीं होगा ना कि मंथ टू मंथ बेसिस होगा, ये बड़ा काम होता है, एग्रीकल्चर का हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इस काम में टाइम लगता है हमको, ठीक है। तो बिकॉज ये जो है ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, जैसे कि हाउस रेंट है, तो हाउस रेंट तो कोई इंसान 1 महीने भी रह सकता है, किसी काम के पर्पज से आए हो 6 महीने भी रह सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऐसी एग्रीकल्चर, तो इसका तो पूरा सीजन होता है ना, खारिफ सीजन आपने सुना होगा, राबी सीजन होता है, तो ये तो पूरा सीजन टू सीजन होता है, ठीक है। तो एक ये तरीके का बेसिक है कि अगर एग्रीकल्चर या फिर मैन्युफैक्चरिंग है, तो फिर वो क्या होगा, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो वो, अगर एग्रीकल्चर है या मैन्युफैक्चरिंग है तो लीज ईयर टू ईयर होगी, ठीक है। देन अब हम आगे बढ़ते हैं, terminable on the part of either, now this is important, lesser और lessee, मतलब इसको कौन कौन टर्मिनेट कर सकता है, लेसर भी कर इसको टर्मिनेट लेसर भी कर सकता है और लेसी भी कर सकता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल जो लेसर लेसी कौन होता है, अगर आपने फर्स्ट क्लास पढ़ी हो तो आपको याद होगा, द ट्रांसफर इज कॉल्ड द लेसर एंड द ट्रांसफरी इज कॉल्ड द लेसी, ठीक है। तो इसको टर्मिनेट दोनों में से कोई भी कर सकता है, इधर वाला ऑप्शन है यहाँ पे, इधर द लेसर और द लेसी, ठीक है, बाय 6 मंथ्स नोटिस, यहाँ पे भी आप रखिए, ये पूरे पैराग्राफ को हम शॉर्ट करके, स्वीट करके, एकदम इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, जब आपको रिवीजन करना होगा तो आपको इतना बड़ा पैरा नहीं पढ़ना, सिर्फ ये चीजें देखनी है क्या, कि एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग लिखा है, ईयर टू ईयर लिखा है, टर्मिनेबल इधर लेसर लेसी लिखा है, फिर 6 मंथ्स लिखा है, यू डोंट हैव टू रीड द फुल पैराग्राफ। आप पैराग्राफ रीड करोगे तो आपका टाइम भी ज्यादा जाएगा, समझ में कम आएगा, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा, तो जो भी सेक्शन है या तो आपको समझना आए, या फिर अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू डू व्हाट, टू मेक दीज काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स विथ एवरी सेक्शन, जो भी आपको टफ लग रहा है या टफ नहीं है तो लेंदी सेक्शन है, तो स्टार्ट मेकिंग दीज काइंड्स ऑफ शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ये रिविजन अभी आपको समझने में हेल्प करेंगे एंड बाद में आपको ये रिविजन में हेल्प करेंगे, ओके। तो ये टर्मिनेबल कैसे होती है, बाय 6 मंथ्स नोटिस एंड अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी अदर पर्पस, ठीक है, और किसी पर्पस के लिए हो तो शैल बी डीम्ड, अब जो एनी अदर पर्पस की लीज है तो मैं यहाँ लिखूंगी,
ठीक है। अब अगर जो लीज होगी वो एनी अदर पर्पस मतलब व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है और एग्रीकल्चरल भी नहीं है, करेक्ट। इट्स नीदर एग्रीकल्चर नॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग। तो जब एग्रीकल्चर नहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं मतलब क्या होगी, रेंटल होगी, कॉमर्शियल होगी, राइट। ऐसा ही होगा। तो जब लीज किसी और पर्पस के लिए हो, मतलब एग्रीकल्चरल नहीं है या फिर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो इसका क्या टाइम लगेगा ना, लीज फॉर month to month shall be deemed to be a lease from month to month, करेक्ट। ये वाली जो लीज होगी मंथ टू मंथ वाली होगी, राइट। सो दिस इज हाउ इट गोज। तो यहाँ जो लीज हो गई वो मंथ टू मंथ हो गई, यहाँ जो हो गई वो ईयर टू ईयर हो गई। तो जो भी रेंटल आपने जनरली भी देखा होगा कि अगर आप किसी हॉस्टल में रह रहे हो, राइट, या फिर आप कहीं बाहर रह रहे हो, वहां पे आपने एक फ्लैट ले रखा है, तो आपकी लीज एग्रीमेंट कितना टाइम का बना होगा, आपने बनवाया होगा, तो your lease agreement might have been of a period of 11 months. Why 11 months? I think this I explained you in the last class, that why generally rental lease agreement are made for 11 months, because as soon as you make a lease agreement for a period of 12 months, then it is compulsory for you to register that lease. And for registration of lease, what you'll do, you'll have to put it in writing first. Then both the parties will sign it. Then it has to be executed in front of two witnesses. Okay, so you have to get it completely registered if the lease is of a period of 12 months or more. So this is the reason why generally this is not a law. This is just a practice that has been followed. Okay, in order to save time and effort. That just because of this 1 month of gap or 1 month of time period, you have to go and get it registered. So generally, people go for a lease agreement of 11 months, so that and they'll just renew their lease agreement in every 11th month, so that they don't have to go and get the lease agreement registered. Okay, so any other purpose, be it be rental or commercial, then such a lease will be from month to month. Okay, now how is it terminable then? Terminable on the part of either lessor or lessee seen. टर्मिनेट कौन करेगा, मेरे साथ ऐसे आप नोट बनाते जाइए सेक्शन का। either by lessor or by lessee by a 15 days notice. यहाँ पे नोटिस कितने मंथ्स का था, 6 मंथ्स का था, और क्योंकि ये मंथ टू मंथ है तो डेफिनेटली इसका कितना नोटिस पीरियड है, 15 days. आई होप यू गेट इट। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो जो सबसेक्शन 1 है 106 का, वो बोलता है क्या है। और यही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका, यही इंपॉर्टेंट, ये वाला जो सबसेक्शन है यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली आप समझ लो, जब भी लीज एग्रीकल्चरल होगी या क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है, तो एग्रीकल्चर या फिर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से की जाएगी, तो वो ईयर टू ईयर होगा, ठीक है, ईयर टू ईयर रिन्यू होगा। and it will be terminable. How is it terminable then? It will be terminable by either on the option of the lessor or on the option of the lessee. And one more thing, before termination you will have to give a notice. तो आप लीज को ऐसे ही टर्मिनेट नहीं कर सकते हो कि some one fine day you wake up and say कि आज लीज टर्मिनेट हो गई, नो, ओके, यू कैन नॉट डू दिस। ना ही ऐसा लेसर कर सकता है, ना ऐसी लेसी कर सकता है। क्यों लेसर क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि लेसी कहाँ जाएगा, उसका काम चल रहा है एग्रीकल्चर का, मैन्युफैक्चरिंग का, या वो रह रहा है वहाँ, तो वेयर विल ही गो, एक दिन वो कोई उठ के तो मना कर नहीं सकता है। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ लेसी ये नोटिस दिया गया है। और लेसर का भी कैसे कि लेसर को अब एक नया टीनेंट ढूंढना पड़ेगा ना, तो उसको टाइम चाहिए रहेगा उसके लिए। सो इसलिए दोनों लेसर और लेसी का राइट प्रोटेक्ट करने के लिए एक इमीडिएट टर्मिनेशन ना हो, इसलिए ये नोटिस पीरियड दिया रखा है। ये एक जनरल नोटिस पीरियड है कि अगर आपने जो लीज पे ले रखा है प्रॉपर्टी, लैंड, वॉटेवर, वो अगर आपने एग्रीकल्चर के लिए ले रखा है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले रखा है, तो आपको याद रखना, कोई अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा
तो आपको मिनिमम जो लीज होगी वो ईयर टू ईयर होगी, साल हर साल रिन्यू होगी, एंड आपको मिनिमम 6 मंथ का नोटिस बिफोर यू टर्मिनेट दैट लीज आपको देना पड़ेगा। दिस इज कंपल्सरी। सेम गोज इन दिस थिंग, जब रेंटल या कॉमर्शियल या एनी अदर पर्पस के लिए हो जिसमें एग्रीकल्चर या फिर मैन्युफैक्चरिंग ना हो, तो ऐसी लीज मंथ टू मंथ लीज होगी सबसे पहले तो, ठीक है, हर मंथ में वो रिन्यू होगी। सेकेंडली, कौन इसको टर्मिनेट कर सकता है? लेसर कर सकता है, लेसी कर सकता है। अगर आप कोई घर लेते हो रेंट पे, तो आप क्या करते हो, आपको अगर टर्मिनेट करना है तो आपको 15 डेज का नोटिस देके, हाँ, 15 डेज का आप नोटिस देके उसको टर्मिनेट कर सकते हो। 15 डेज का नोटिस इज कंपल्सरी। अच्छा, अब कई बार आप सोच रहे होगे कि हमने तो लिया था, हमने 15 डेज का नोटिस भी नहीं दिया था, लीज पे लिया था, या फिर ऐसा हमेशा तो होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लोग बीच में ना, लोग इस वाले प्रोविजन को छोड़ते नहीं। तो सी दिस प्रोविजन, द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन इज टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट। ठीक है, आपने अकोमोडेशन एक्ट पढ़ा होगा, किसी भी स्टेट का अपना अकोमोडेशन, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ठीक है। अकोमोडेशन एक्ट में क्या लिखा रहता है? अकोमोडेशन एक्ट क्यों बनता है? जिससे किसी भी तरीके का आर्बिट्री इजेक्टमेंट ना हो टीनेंट का, टीनेंट के राइट प्रोटेक्ट हो। ऐसा टीनेंट से लैंडलॉर्ड ना बोल पाए कि कल से आप मकान खाली करो, ऐसा कोई भी किसी भी पर्सन के साथ ना कर पाए, है ना, क्योंकि आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे हो, आप ओनर तो हो नहीं उस प्रॉपर्टी के, है ना, आप ओनर तो हो नहीं। ये अगर कोई प्रॉपर्टी है तो आप सिर्फ और सिर्फ इसमें लीज पे हो। अब ओनरशिप का राइट हमेशा लीज से ज्यादा ही होगा, राइट। तो ओनर तो आके बोल सकते हैं कि नहीं, मुझे ये मकान खाली चाहिए कल तक। तो लीज जो लेसी है उसका टीनेंट का क्या राइट हुआ? इमीडिएट एजेक्टमेंट ना हो, आर्बिट्री एजेक्टमेंट ना हो, कि आज वो घर में रह रहा है उसको हमेशा एक डर बना रहे कि कल कहीं लैंडलॉर्ड आके मुझे घर से बाहर ना निकाल दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो टीनेंट है उसके राइट प्रोटेक्ट करने के लिए, लैंडलॉर्ड के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए हम अकोमोडेशन एक्ट पढ़ते हैं, अकोमोडेशन एक्ट बना हुआ है। सिमिलरली सेक्शन 106 का यहाँ पे पर्पस क्या है कि सेफगार्ड किए जाएं। क्या सेफगार्ड किया जाए कि अगर कोई दो लोग हैं, ए है और बी है, ठीक है, इनने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है लीज का, तो ना ही लेसर ना ही लेसी एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का आर्बिट्री इजेक्टमेंट करे, ठीक है, ना लेसर करे ना लेसी करे। तो अगर इनका कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई टर्मिनेबल लीज का कोई, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में कुछ दिया ही नहीं है, कब टर्मिनेट होगी, तो फिर ए ये नहीं बोल सकता कि नहीं, लीज कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ नहीं लिखा, तो आप कल से मेरा घर खाली कर देना। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सेक्शन 106 विल कम इन टू प्ले। ठीक है, तो ये एक तरीके का सेफगार्ड सेक्शन है, जो कि इसलिए बनाया था कि अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा टर्मिनेशन के लिए टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, तो ये टाइम पीरियड लगे। साल भर का है तो मिनिमम 6 महीने का टाइम पीरियड लगेगा, और अगर महीने मंथ टू मंथ है तो मिनिमम 15 डेज का टाइम पीरियड आप फॉलो करो। अब कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कर रखा है कि नहीं, 1 वीक का टाइम पीरियड चाहिए। ठीक है, 1 मिनट। अब मान लो कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है ए ने और बी ने, कि 1 वीक का ही हम तो क्या देंगे, नोटिस देंगे। ठीक है, ए की प्रॉपर्टी है, बी उस पे टीनेंट है, लेसी है, ठीक है, और उन्होंने बोल रखा है, कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है कि 7 डेज नोटिस चाहिए हमें अगर आप घर छोड़ते हो तो फिर वो 7 डेज विल प्रिवेल। ये 7 डेज प्रिवेल करेगा, ये वाला टाइम जो 6 मंथ्स का है ना, ये वाला, सॉरी, 15 डेज वाला नहीं प्रिवेल करेगा, क्योंकि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट में 7 डेज बोल रखा है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, लोकल लॉ है, यूजेज है, तो डेफिनेटली वो चीज अप्लाई करेगी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या अप्लाई होगा? देन डेफिनेटली दिस सेक्शन विल अप्लाई। तो दिस वाज सेक्शन 106 एक्ट्स एज अ सेफ गार्ड। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू सबसेक्शन 2। इसमें सबसेक्शन 1 जो है यही इंपॉर्टेंट है, बाकी हम पढ़ लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स।
the period mentioned in subsection 1 shall commence from the date of receipt of notice. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि नोटिस दिया, जैसे मान लीजिए 15 डेज का, मंथ टू मंथ था, 15 डेज का नोटिस था, तो ये 15 डेज का पीरियड कब से स्टार्ट होगा, ये टाइम ऑफ कमेंसमेंट बता रहा है, तब से स्टार्ट होगा जब जिसको नोटिस दिया गया है उसको वो नोटिस मिल जाए। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देके समझाओ। ए लेसर था, बी लेसी था। ठीक है, मतलब बेसिकली बी वॉज द टीनेंट। ठीक है, बी वॉज द टीनेंट, ए वॉज द लैंडलॉर्ड। नाउ व्हाट हैपेंस, बी को टर्मिनेट करना है, बी इज शिफ्टिंग टू सम अदर सिटी, उसको अपनी लीज खत्म करनी है, तो बिकॉज ये मंथ टू मंथ लीज है तो बी को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 106 15 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, राइट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 106 इसको 15 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि 7 डेज का नोटिस चाहिए, तो अब कितने डेज का, 7 डेज का नोटिस विल प्रिवेल। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए इसने 1 तारीख को दिया नोटिस, ए को बाय लेटर सेंड करा, ठीक है, एंड ये लेटर 6 तारीख को पहुंचा। ठीक है, तो इजेक्टमेंट किस दिन होगा, ये अगस्त मान लेते हैं हम, 7 अगस्त को नोटिस का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, या फिर 13 अगस्त को होगा। इसी चीज का आंसर जो आपका सेकेंड सबसेक्शन है वो बोल रहा है क्या, कि जो पीरियड है ना, नोटिस का पीरियड, वो कब से स्टार्ट होगा, वो जिस दिन नोटिस मिला है तब से होगा। तो क्योंकि इसने, चलो ये भी हटाओ, तो आप तो ये बताओ कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 अगस्त से नोटिस स्टार्ट मान लिया जाएगा कि 6 तारीख से माना जाएगा, तो ये 6 तारीख से माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इस दिन ए को नोटिस पहुंचा, बाय लेटर भेजा था ना, 6 दिन में पहुंचा वो, तो 6 तारीख से नोटिस स्टार्ट होगा। अब 6 तारीख से 7 डेज, 6 तारीख से आप 7 दिन गिन लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं 1 तारीख को मैंने भेजा था तो मैं 1 तारीख से गिन रहा हूँ तो 7 तारीख तक कंप्लीट, नो। जिस दिन उसने लेटर रिसीव करा, जिस दिन उसको पता चला नोटिस के बारे में, उसने इंफॉर्मेशन रिसीव करी, उस दिन से माना जाएगा कि नोटिस का पीरियड स्टार्ट हुआ है। नाउ इसमें भी देख लीजिए, एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, कि अगर किसी और लॉ में कोई चीज, कोई प्रोविजन दिया गया हो तो दैट विल प्रिवेल। ठीक है, now a notice under subsection 1 shall not be deemed to be invalid, shall not be deemed to be invalid merely because the period mentioned therein falls short of the period specified under that subsection, where a suit or proceeding is filed after the expiry of the period mentioned in that subsection। ये क्या बोल रहा है देखो, कि जो नोटिस सबसेक्शन 1 में दिया है ना वो इनवैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मेरली बिकॉज ऑफ द पीरियड मेंशन देयर इन। ठीक है, मान लीजिए 15 डेज का या फिर 6 मंथ्स का जो पीरियड मेंशन है वो फॉल शॉर्ट ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर दैट सबसेक्शन। अब इससे कम दिन का है, ठीक है, मान लीजिए 15 डेज की जगह 7 डेज ही है, where a suit or proceeding is filed after the expiry of the period mentioned
इन दैट सबसेक्शन। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, कितने दिन का नोटिस देना था, 15 दिन का देना था, उसने दिया 7 दिन का ही। तो आप मान लीजिए कि 15 डेज का ही नोटिस यहाँ पे आप अप्लाई हो रहा है, एंड इन केस ऑफ 15 डेज ही गेव अ नोटिस ओनली ऑफ 7 डेज, बट व्हाट द लेसर डज, ये लेसी का नोटिस था। ठीक है, मान लीजिए लेसी ने नोटिस दिया था 7 डेज का, उसको 15 का देना था। नाउ व्हाट लेसर डू इज दैट, लेसर नहीं, लेसी के बारे में हमने बात करें ना, हाँ, पर लेसी ने जो सूट फाइल किया है वो उसने 15 डेज के बाद ही करा है, ऐसे 20th डे पे फाइल किया है, तो ये पीरियड तो कंप्लीट हो गया ना 15 दिन का, तो इससे नोटिस का जो पीरियड है वो नोटिस इनवैलिड नहीं हो जाएगा। अब देखो मैं फिर से बताती हूँ आपको, 15 डेज का नोटिस देना था, उसने 7 डेज का नोटिस ही दिया, तो क्या ये नोटिस इनवैलिड हो गया, क्योंकि ये तो कम टाइम का वैलिड नोटिस है। ठीक है, आपको तो 15 डेज का नोटिस देना चाहिए था, आपने तो उससे 8 दिन का दिया है, तो इज द नोटिस इनवैलिड, ये है ना क्वेश्चन। तो ये सेक्शन सबसेक्शन 3 है, वो ये बोल रहा है कि अगर 15 डेज का नोटिस देना था, उसने 7 दिन का ही दिया, मानते हैं कि यहाँ तो उसने इनवैलिड करा, क्यों, क्योंकि 7 दिन पहले दे दिया, पर उसने जो सूट फाइल करा है एजेक्टमेंट का वो तो 28 डे पे करा है, तो 15 डेज तो आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो गए ना। अगर वो 7 दिन का नोटिस दे के 8वें दिन पे ही सूट फाइल कर देता ना, तो फिर एजेक्टमेंट का सूट फाइल कर देता, तो फिर नोटिस इनवैलिड हो जाता। आई होप आपको समझ में आ रहा है प्रोविजन में। मैं एक बार और बता देती हूँ, मान लीजिए ये लेसर है, ठीक है ना, लैंडलॉर्ड है, इसने एजेक्टमेंट का सूट, अगर आपने अकोमोडेशन एक्ट किसी भी स्टेट का पढ़ा होगा तो आपको ये समझने में आसानी होगी। ठीक है, अगर आप लैंडलॉर्ड है, ठीक है, एक पर्सन है ए, वो लैंडलॉर्ड है, बी है टीनेंट, ठीक है, इसने इसको नोटिस 15 दिन का नोटिस देना था एजेक्टमेंट के लिए, ए जो है वो बी को अपने घर से हटा रहा है, एजेक्टमेंट करवा रहा है बी का। अब अगर आपने एकोमोडेशन एक्ट पढ़ा होगा और स्पेसिफिकली अगर आपने एमपी का पढ़ा होगा, तो उसमें आपने सेक्शन 12 पढ़ा होगा, जिसमें सबसे लेंथीएस्ट सेक्शन है। अगर आपने एमपी अकोमोडेशन एक्ट में सेक्शन 12 पढ़ लिया, मतलब आपने पूरा एक्ट पढ़ लिया। ठीक है, तो उसमें कुछ ग्राउंड्स दे रखे हुए हैं, काय के ग्राउंड्स दे रखे हैं, ग्राउंड ऑफ एजेक्टमेंट, और ये ग्राउंड्स क्या है कि इन्हीं ग्राउंड्स पे एजेक्टमेंट हो सकता है, वरना और किसी ग्राउंड पे एजेक्टमेंट नहीं हो सकता। और ये क्यों दिया गया ये सेक्शन, जिससे कि टीनेंट के राइट को हम प्रोटेक्ट कर सके, लैंडलॉर्ड जो है वो किसी भी तरीके का आर्बिट्री एजेक्टमेंट ना करे। ठीक है, तो इसमें जो 16 ग्राउंड्स दिए हैं ना, 16-17 ग्राउंड्स दिए हैं, सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पे एजेक्टमेंट कर सकता है लैंडलॉर्ड, टीनेंट को सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पे बाहर निकाल सकता है, वरना वो नहीं निकाल सकता। वो भली ओनर है, मैं मानती हूँ वो ओनर है, बट ओनर भी टीनेंट को सिर्फ इन्हीं 16 ग्राउंड 17 ग्राउंड पे निकाल सकता है, वरना नहीं निकालेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अब मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में, कमिंग बैक टू द पॉइंट, 15 डेज का नोटिस ए ने बी को दे दिया कि आप 15 डेज में मेरा घर खाली कर दीजिए। ठीक है, 15 डेज का नोटिस देना था, ए ने मान लीजिए सिर्फ 10 दिन का नोटिस करा कि आप 10 दिन में मेरा घर खाली कर दीजिए, नोटिस उसने 10 दिन का दिया, और 11वें दिन सूट फाइल कर दिया एजेक्टमेंट का, क्योंकि इजेक्टमेंट कैसे होता है, इजेक्टमेंट के लिए सूट फाइल करना होता है, आपको पता होगा। अगर एक लैंडलॉर्ड है, एक टीनेंट है, इजेक्टमेंट करवाना है आपको टीनेंट का, आपको सूट फाइल करना पड़ेगा। इजेक्टमेंट का एक ही तरीका होता है, जो कि सेक्शन 12 का पहले ही लाइन में लिखा है, बाय फाइलिंग अ सिविल सूट। सिविल सूट फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है इजेक्टमेंट कराने के लिए। ठीक है, तो उसने 11th पे ही अगर सूट फाइल कर दिया इजेक्टमेंट के लिए, तो ऐसा नोटिस विल बी इनवैलिड। और सेकेंड सिचुएशन में मान लीजिए उसने 10 दिन का ही नोटिस दिया, इनवैलिड है, लेकिन क्या, उसने ना जो सूट फाइल करा ना वो 17वें दिन करा, तो 15 दिन का टाइम निकल गया ना, तो अब यहाँ पे नोटिस इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है, इजी, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ना। एवरी नोटिस, 1 मिनट ना, सी, एवरी नोटिस अंडर सबसेक्शन 1, अब ये नोटिस कैसा होगा, जो आपने 15 डेज 6 डेज का 6 मंथ्स का नोटिस के बारे में आप बात कर रहे हो, वो नोटिस कैसा होना चाहिए, वो नोटिस राइटिंग में होगा, साइंड होना चाहिए,
बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन गिविंग इट, या तो वो खुद करे या उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन करे, एंड ईदर बी सेंड बाय पोस्ट टू द पार्टी हु इज इंटेंडेड, और आप उसको कैसे सेंड करोगे, या तो पोस्ट से सेंड करो टू बी बाउंड बाय इट, और टेंडर्ड और डिलीवर्ड पर्सनली, पर्सनली डिलीवर करो, है ना, और टू वन ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, या तो उसको आप पर्सनली दे दो या फिर उसके फैमिली मेंबर या सर्वेंट को दे दो उसके रेसिडेंस पे, मतलब डिलीवर कर दो उसको, ठीक है। और इफ सच टेंडर और डिलीवरी इज नॉट प्रैक्टिकेबल, उसको फिक्स कर दो ऑन अ कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर आपने सीपीसी पढ़ा है ध्यान से तो आपको ये वाला पार्ट भी याद होगा कि समन की सर्विस कैसे होती है, पढ़ा होगा है ना। सीपीसी समन के बिना पढ़ ही नहीं सकते आप, पूरा प्रोसीजर का एक पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है समन। तो समन की कैसे सर्विस होती है, जिसको हम बोलते हैं ना समन की हिंदी में तामील, तो उसमें हम ये वाली चीजें हम देखते हैं, कम से कम 10 बार आता है ये वाली चीज की, कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी। क्या होता है इसका मतलब कि अगर मान लीजिए, ये जनरल, मैं एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, कोई पर्सन है, वो उसके ऊपर सिविल सूट फाइल हुआ है, ठीक है। अब उसको पता है सिविल सूट फाइल हुआ है, अरेस्ट होने वाला है, वो भाग जाता है घर छोड़ के। अब आप उसके घर पे जाके एक समन की कॉपी उसके मेन डोर पे चिपकाया, या एक ऐसी किसी जगह पे चिपका दो जहाँ पे बहुत विजिबल है कि कभी तो आएगा वो। अब पूरे टाइम पुलिस के नॉट स्टैंड ऑन द डोर ऑफ हिज वो हाउस ना, डेफिनेटली। सो व्हाट विल डू, अगर वो कभी भी आता है, रात में 3 बजे आ रहा है, 4 बजे आ रहा है, तो विल सी दैट समन, और उस समन को देखने के बाद माना जाता है इस तरीके की, अगर समन की सर्विस हो गई तो ये माना जाएगा कि समन की सर्विस कंप्लीट हो गई है। और अब अगर वो नहीं आया, अब अगर वो प्रेजेंट नहीं हुआ, फिर उसके लिए जाएगा अरेस्ट वारंट, ठीक है। या आपने पढ़ा होगा कि समन पहले सर्विस होता है, अगर समन की सर्विस का पालन नहीं होता, कंप्लाइंस नहीं होता, देन व्हाट हैपेंस, फिर होता है आपका क्या, अरेस्ट वारंट इशू, ठीक है। आपने ये सारी चीजें फिर सीआरपीसी में भी पढ़ी होंगी, समन, प्रोक्लेमेशन, ओके। चलो, तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं अगर हम इन कोर लॉज में जाएं तो, पर कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो नोटिस की सर्विस कैसी होगी, पोस्ट से हो सकती है, पर्सनल डिलीवरी, या फिर अफेक्स हो जाएगी उसके घर के गेट पे या कहीं पे भी प्रॉपर्टी पे, ओके। या सो एवरी नोटिस इन सबसेक्शन 1, राइटिंग हो गया, साइंड हो गया, कौन करेगा, बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी गिविंग इट, जो नोटिस दे रहा है ना वो उस पर साइन करके देगा उसको, और पोस्ट से भेज सकता है, पर्सनल डिलीवरी कर सकता है, या फिर उसको एफेक्स भी कर सकता है, ओके। ठीक है, लेट अस मूव अहेड। अब हम करते हैं सेक्शन 108 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अच्छा, इसका प्रोविजन क्योंकि बहुत लेंदी है, इसलिए हम पहले इस प्रोविजन की समरी पढ़ेंगे। ये प्रोविजन बहुत लेंदी है, इट विल टेक टाइम, और टाइम से मतलब नहीं है, बात यह है कि अगर आप इसको डायरेक्टली पढ़ोगे तो आपको चीजें उतनी इजीली समझ में नहीं आएंगी। ये है पूरा सेक्शन 108 का क्रक्स, मैंने आपको बना के दे दिया है। मत पढ़ो वो पूरा 108, आपको नहीं पढ़ना है, 2 पन्ने का सेक्शन, ये आधा पन्ना पढ़ लो, ठीक है। मैंने ये चीज पूरी कंपाइल करके आपके सामने यहाँ पे रख दी है। क्या है ये चीज, अपन पहले एक बार इसको देख लेते हैं, इसके बाद हम सेक्शन 108 पढ़ेंगे, सो दैट हमारा वो सेक्शन जल्दी कवर हो जाए ना। राइट्स ऑफ कौन है, लेसर, पहले हम लेसर के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी राइट्स लाइबिलिटीज देखेंगे। लेसर कौन होता है, लैंडलॉर्ड, ट्रांसफरर। सो सिंपल सी बात है, तो जो लेसर है, ए है, बी है, ए अपना मकान किराए पे दे रहा है, सबसे सिंपल वर्ड्स में, तो उसका क्या क्या राइट होगा रेंट रिसीव करने का, ये तो करेगा ही वो, इसमें कुछ नया नहीं है।
अच्छा ये सेक्शन इजी है, बस लेंदी है बट है बहुत इजी, ठीक है। देन राइट टू कंपेल द ट्रांसफरी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब वो ट्रांसफरी को बोल सकता है कि आपने मेरे से ये रेंट पे लिया है ना, घर ये लीज पे लिया है ना, तो आप अपने हिस्से का भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो। ये तो एक प्रॉमिसर भी प्रॉमिसी से बोल सकता है। तो जनरली ये सब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो सबसे पहले तो ये प्रॉमिसर प्रॉमिसी है, फिर ये ट्रांसफर ट्रांसफरी बने, फिर ये लेसर लेसी बने। तो एक तरीके की क्रोनोलॉजी है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो प्रॉमिसर प्रॉमिसी तो होंगे ही। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज है तो ये लेसर लेसी हो गए। और ट्रांसफर ऑफ लीज क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ट्रांसफर ट्रांसफरी होते हैं, ठीक है। ये तो पता है कि प्रोमिसर प्रोमिसी है, उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो ट्रांसफर ट्रांसफरी होंगे, और उसमें ये लेसर लेसी है, ठीक है ना। सो राइट टू कंपेयर द ट्रांसफरी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन राइट ऑफ ओनरशिप, क्योंकि वो ओनर है तो उसकी ओनरशिप के राइट्स उसके पास ही रहेंगे, उसके ओनरशिप के राइट्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, तो इफ यू अटेंडेड माय लास्ट क्लासेस, फ्यू ऑफ द लास्ट क्लासेस, देन आपको पता होगा कि ओनरशिप के साथ एक बंडल ऑफ राइट्स चलता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, क्या है वो, कि उस प्रॉपर्टी को यूज करना, अगर ये प्रॉपर्टी है तो कोई इंसान ओनर कब कहलाएगा, जब वो उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, उसको फेंक सकता है और उससे रेंट रिसीव कर सकता है, मतलब उसके फ्रूट्स बेयर कर सकता है, उससे उसको प्रॉफिट हो सकता है। इसमें से एक भी हटा वो ओनरशिप नहीं बनेगा, वो ओनरशिप नहीं रहेगा। तो जो लेसर का है वो डेफिनेटली उसकी प्रॉपर्टी पे ओनरशिप तो रहेगी, उससे कोई उसकी ओनरशिप तो छीन नहीं रहा है। लीज क्या है, हमने अभी पढ़ा था ना, ट्रांसफर ऑफ एंजॉयमेंट, सिर्फ एंजॉयमेंट ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। So here rights of lessor under section 108 of the Transfer of Property Act has the right of rent, the right to compel the transfer for performance of contract, and right of ownership. All these rights will be there. Now, liability of lessors. अब इसकी क्या लाइबिलिटी क्या होंगी लेसर की, जो कि प्रॉपर्टी दे रहा है, डेफिनेटली टू डिस्क्लोज सब्सटैंटिव डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि अच्छा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो आपने हायर वाला कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, अंडर बेलमेंट, है ना। क्या है ये हायर वाला कंसेप्ट बेलमेंट में, इसमें ये कंसेप्ट होता है, देखिए बेलमेंट में एक कंसेप्ट होता है जो कि है हायरिंग वाला, और हायरिंग का कंसेप्ट क्या बोलते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे बीच में एक चीज पड़ी थी ना, जूम कार, ठीक है, जूम कार का वो आया था। तो अगर आप मान लीजिए कि जूम कार वाला है, उसने एक को अपनी कार दिया, उसने जूम कार वाले ने आपको अपनी कार दिया, आपने जूम कार से कार लिए, आपको कहीं घूमने जाना था किसी दिन, ठीक है। अब अगर जूम कार में कोई भी डिफेक्ट होता है, मान लीजिए उसके ब्रेक गाड़ी चलाते चलाते फेल हो गए, ब्रेक फेल हो गए, ठीक है, ए ने गाड़ी ली थी, तो क्या आप जूम कार वाले को स्यू कर सकते हो, आप बोलोगे हाँ मैं कर सकता हूँ। पर जूम कार वाला बोलेगा कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि इसकी गाड़ी के ब्रेक फेल है, हमने तो दी थी तब तो सही सिचुएशन में थी, अब ब्रेक कैसे फेल हो गए हमें नहीं पता। जूम कार वाला ये बोलेगा कि हमारी सारी गाड़ियां सही है, आप चेक कर लीजिए आके, हमारी गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी, ठीक है, हो सकता है कि चलाते चलाते ब्रेक फेल हो गए हो, क्योंकि हमारी गाड़ी हमने सही दी थी। तो क्या जूम कार ऐसे एक्सक्यूज ले सकता है कि हमारी गाड़ी में कोई डिफेक्ट नहीं था, हमने दी थी तो अच्छा था, नहीं ले सकता। क्योंकि हायरिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना, उसमें अगर कोई भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए जिसने आपको वो सामान दिया है, इस केस में जूमकर वाला वो लाइबल होगा, क्योंकि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो देखे हायर करने से हायरिंग पे देने से पहले
कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, यू गॉट इट। सिमिलरली जो लेसर होता है, जैसे हमने सेल में भी ये चीज पढ़ी थी कि जो सेल कर रहा है उसकी क्या, उसकी लाइबिलिटी, हमने ये चीज पढ़ी थी, आपको याद होगा कि प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है ना। और यहाँ ये लीज पे दे रहा है, तो यहाँ पे जो लेसर है, अगर मान लो उसने अपना घर दे दिया लीज पे, और मान लीजिए उस घर में फॉल्स सीलिंग है, ठीक है, ये आई थिंक हो चुका है। आजकल एक फॉल्स सीलिंग बहुत चल रही है ना, फॉल्स सीलिंग वाले घर चल रहे हैं। ए था, उसने अपना घर दिया बी को, फॉल्स सीलिंग थी उस घर में रेंट के लिए, रहने के लिए। अब भी उस घर में रह रहा है, ठीक है। एक और जो घर के ऊपर जो पानी की टंकियां रखी जाती है ना, मान लीजिए उसमें कोई लीकेज था जिससे कि फॉल्स सीलिंग में पानी भरने लगा। अब 2 साल तक पानी भरा उस फॉल्स सीलिंग में, ठीक है ना। अब एक दिन वो छत गिर गई, ठीक है। ए को ये बात पता थी कि मेरी फॉल सीलिंग में, यहाँ पे मेरी जो टंकी है पानी की टंकी, इसमें लीकेज है जिससे कि सीलिंग खराब हो रही है। अब फॉल सीलिंग में सीलिंग दिखती भी नहीं, जो ओरिजिनल सीलिंग है वो दिखती नहीं है कि उसमें नमी बैठ रही है या पानी आ रहा है, फॉल सीलिंग में नहीं दिखती। वो सारा का सारा पानी इकट्ठा होकर फॉल सीलिंग में जम गया, भारी हुआ, फॉल सीलिंग हल्की होती है, टूट गई, गिर गई, ठीक है। बी को पहुंच गई चोट। नाउ व्हाट, तो ये डिफेक्ट था, तो ए को बताना चाहिए था ना कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, फॉल सीलिंग में पानी भरा हुआ है ना। तो ये क्या है, ये एक टाइप का ऐसी लाइबिलिटी है लेसर की, वेयर द लेसर इज लाइबल टू डिस्क्लोज एनी काइंड ऑफ सब्सटैंटिव डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी, ठीक है। टू डिस्क्लोज एनी सब्सटैंटिव डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी टू द लेसी। तो कोई भी तरीके का, अगर आपकी वायरिंग खराब है, वायरिंग में प्रॉब्लम है, घर में कोई प्रॉब्लम है, आप जो भी लीज पे जो भी दे रहे हो, आप उसकी जो भी डिफेक्ट्स हैं आपको वो बताना चाहिए, ये आपकी लाइबिलिटी है। देन डिलीवरी ऑफ पोजेशन, फॉर श्योर, ठीक है। पोजेशन अब लेसर है, ए है, अपनी प्रॉपर्टी बी को दे रहा है, तो उसकी डिलीवरी ऑफ पोजेशन दे वो उसको, करेक्ट। देन लाइबिलिटी फॉर पीसफुल एंजॉयमेंट बाय लेसी। अब लेसी को आपने घर दे दिया, ठीक है, बट आप रोज जाके उसके घर बैठ जाते हो, क्या वो पीसफुल एंजॉयमेंट कर पा रहे हैं? आप बोलो मैं ओनर हूँ, मैं तो डेली जाके अपना घर देखूंगा, तो इसने मेरे घर में कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करी, इसने कोई ज्यादा कीले तो नहीं ठोक दी। तो क्या बी के पास लॉफुल पीसफुल लॉफुल एंजॉयमेंट तो है? पीसफुल एंजॉयमेंट है नहीं है, तो जिसकी लाइबिलिटी है कि वो लेसी को पीसफुल एंजॉयमेंट करने दे। पीसफुल एंजॉयमेंट बाय लेसी, डिलीवरी ऑफ पोजेशन, डिस्क्लोज सब्सटैंटिव डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस इज वेरी इजी, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। Okay, then right for rent, then right to compel the transfer if a performance of contract, right of ownership. Now see, लेसी की राइट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द राइट्स ऑफ लेसी? सी, लेसी कौन होता है? जैसे कि मैंने आपको बोला ए है और बी है, तो दिस पर्सन ए विल बी द लेसर एंड बी विल बी द लेसी, ठीक है। तो लेसी के क्या राइट्स होंगे? जो घर में आया है, जो टीनेंट है, अगर आप कहीं पे टीनेंट बन के जाते हो तो आप खुद सोचो कि मेरे पास क्या क्या राइट्स होते हैं। आप टीनेंट तो बने ही होगे, बिकॉज इफ यू आर अ स्टूडेंट तो यू माइट हैव बीन अ टीनेंट कभी ना कभी, कॉलेज के पर्पज से, किसी भी पर्पज से। तो टीनेंट के क्या होते हैं? राइट ऑफ एसेंशन एंड इम्प्रूवमेंट इन द प्रॉपर्टी। अब उसने प्रॉपर्टी लीज पे ली थी, अच्छा, एसेंशन क्या होता है, इम्प्रूवमेंट्स क्या होते हैं? अगर आप स्पेसिफिकली एमपीएलआरसी के बारे में बात करोगे तो 2J में डिफाइंड है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट क्या होता है? प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का बढ़ोतरी जो होती है वो होता है एसेंशन, और कोई भी तरीके का कुछ बेनिफिट ऐड हुआ हो तो वो होता है इम्प्रूवमेंट, ठीक है। जैसे कि एक घर था, उसमें उन्होंने पानी की टंकी अंडरग्राउंड जो होता है ना वो बनवा दी, तो ये क्या हो गया? इम्प्रूवमेंट, ठीक है। फार्म था ये मान लो, उसमें अपनी इरिगेशन फैसिलिटी ऐसे क्रिएट करा दी, तो ये इम्प्रूवमेंट हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट असेंशन, और असेंशन क्या होता है? मान लीजिए कि ये किसी का लैंड था,
यहाँ से नदी जा रही थी, ठीक है, समर का सीजन आया, ये नदी सूख गई यहाँ से पूरी। तो जो ए का इतना लैंड था ये तो एक्सीड हो गया इतना पूरा, ये एक्स्ट्रा लैंड हो गया ना, ये तो सूख गया पूरा, ये लेक था वटेवर जो भी था ये, ठीक है। तो ये सूख गया, तो ये पूरा लैंड इसको मिल गया, तो ये असेंशन हो गया ना। असेंशन मतलब इंक्रीज इन द एरिया ऑफ लैंड। इंक्रीज इन द एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड असेंशन, ठीक है। तो अब लेसी था, अगर आप मान लो ये लैंड तो एक ही है, बट इसके लैंड पे रह कौन रहा था अभी, इसने लीज पे दे रखा था। ए ने अपना जो लैंड है ये लीज पे दे रखा था बी को, बी रह रहा था। तो ए ही ओनर है, बट ये एक्स्ट्रा लैंड जो ऐड हुआ है उसका एंजॉयमेंट भी तो लेसी ही करेगा ना, क्योंकि लेसी रह रहा है वहां पे, ए तो रह नहीं रहा है, राइट। सो इस लैंड पे जो भी हाउस है, लैंड है, जो भी प्रॉपर्टी दी गई है, उस पे जो भी असेंशन होता है, जो भी इंप्रूवमेंट होती है, उसको भी लेसी एंजॉय कर सकता है, ठीक है। बेनिफिट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, या आपने अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हो अच्छे से तो आपको पता होगा कि फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। मैं बस इतना सा बता दूं फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। दो पार्टीज हैं, ठीक है, इन्होंने कोई चीज करने के लिए, उन्होंने एक्स वाई जेड एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, करने के लिए करा। अब क्या हुआ कि ड्यू टू, अब मान लीजिए, चलो एक सेकेंड इसको यहाँ पे हटा ही देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए दो पार्टीज है ए और बी, ठीक है, दो कंट्रीज है, इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती। अब ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको अपने कंट्री से मिल्क एक्सपोर्ट करूंगा। तो ए जो है वो ए कंट्री का एक सिटीजन बी कंट्री के एक सिटीजन को ए कंट्री से मिल्क एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। बीच में यहाँ हो गया वॉर, वॉर छिड़ गया इन दोनों कंट्री में। तो अब क्या इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ गई है कि जब इनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल पा रहा है, तो ना इसकी गलती थी ना इसकी गलती थी। जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ, तो ना ए की गलती थी ना बी की गलती थी, ठीक है। फिर भी इनका कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा नहीं हो पा रहा, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पा रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच तो किसी ने नहीं करा है, ना इसने ब्रीच करा है, ना इसने ब्रीच करा है, ना इसने ब्रीच करा है, दोनों में से किसी ने भी ब्रीच नहीं करा, नन ऑफ देम हैव ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे इसको हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट could not be completed due to some due to some such circumstances which are not in the hands of the parties. Okay, so that is called frustration. So this is the right of lessee. क्या राइट है लैसी का? राइट ऑफ असेंशन इम्प्रूवमेंट, बेनिफिट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, देन राइट टू रिपेयर द प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी उसका राइट है। अगर ए के घर में मान लीजिए बी रह रहा है, ए का घर है, बी रह रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम जा रही है, डोर उसका मेन डोर ही खराब हो गया, टूट गया है, तो वो रिपेयर तो करेगा ना, वो रहेगा कैसे, वो हाउस इतना टीनेबल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो जो भी रिपेयर करने के राइट्स हैं वो लेसी के होंगे। देन under section 69 of the Indian Contract Act, if the tax or other expenses are paid by the transferee, then to recover those expenses which is paid by him instead of being paid by the landlord। देखो इसमें क्या दिया गया है, ये मैंने जैसे आपको बोला था, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, तो ये सेक्शन 69 काय का पार्ट है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का है, याद होगा अगर पढ़ा होगा तो। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। यस। सो मान लीजिए ए का घर था और बी इसमें रह रहा था, ठीक है। अब ए ने क्या, जो टैक्स है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, वो पे नहीं किया, ठीक है। 10 साल से इन्हें प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं करा। अब एक सी, एक जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो घर आता है और आके बोलता है बी को कि इस मकान का प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं हुआ है।
अब अगर इस प्रॉपर्टी टैक्स को आपने 1 मंथ में पे नहीं किया तो आपके मकान को हम कर देंगे सीज। अब बी तो वहां रह रहा है ना, क्या बी की गलती है? नहीं है, गलती किसकी है? ए की है। पर बी तो वहां सालों साल रह रहा है, तो राइट्स के इफेक्ट हो रहे हैं, बी के हो रहे हैं। तो इन ऑर्डर की बेसिकली बी का इंटेंशन यहाँ पे प्रॉपर्टी को बचाना नहीं है, बी का इंटेंशन अपने खुद के राइट्स को बचाना है। तो बी ने सोचा मेरा घर ये लोग सीज कर देंगे, मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, ए तो दे नहीं रहा टैक्स, उसको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो बी ने ए की जगह टैक्स पे कर दिया कि चलो ठीक है, ए ने नहीं दिया ना, मैं दे देता हूँ, क्योंकि मैं रह रहा हूँ उस मकान में, मैं दे देता हूँ। बी बोलता है मैं बाद में ए से ले लूंगा। ठीक है, प्रॉपर्टी को सेव तो कर लिया। तो अब क्या लिखा हुआ है इसमें कि अगर ऐसा कोई टैक्स लेसी ने पे करा है लेसर के बिहाफ पे, तो वो लेसर से रियम्बर्स करवाएगा। ठीक है, तो जो भी उसने पे कर रखे हैं वो लेसर लेसी को रियम्बर्स करेगा। ठीक है, देन राइट टू रिमूवल ऑफ एनीथिंग अटैच टू प्रॉपर्टी। जब बी यहाँ रह रहा था इस मकान में, उसने एक आम का पेड़ लगाया, से नींबू का पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया। ठीक है, उसने पेड़ लगाया उसको, अब इसके फ्रूट्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर बी ने ये मकान छोड़ के वो चला भी जाता है तो उसके पास ये राइट रहेगा कि वो उसने जो पेड़ लगाया था उसके वो फ्रूट्स बेयर कर पाए। ठीक है, या फिर उसने प्रॉपर्टी पे कुछ भी अटैच कर रखा है, मान लीजिए उसका एक घर था, घर के पास उसने एक ये स्ट्रीट लाइट टाइप लगा ली, खुद ने लगवाई है। ठीक है, तो उसके पास जो भी उसने जो भी इन्वेस्टमेंट करा है उसमें जो कि डिटैचेबल है। ठीक है, एनी सच इन्वेस्टमेंट जो कि डिटैचेबल है, तो राइट टू रिमूवल ऑफ एनीथिंग विच इज अटैच टू प्रॉपर्टी। ठीक है, देन राइट टू रिमूव क्रॉप्स, जो मैंने आपको बताया था, उसने अगर मान लीजिए थोड़ी सी फार्मिंग कर रखी है, तो ऑब्वियस है ना कि आप इतना तो समझो, ए ने ये एक लैंड लिया था, ए है, उसने की लीज पे लैंड लिया और यहाँ पे उसने वीट लगाया, और फिर अब वो ये लैंड उसको बी ने बोल दिया कि आप ये छोड़ो, मुझे आपको ये लीज पे नहीं देना है। तो ये क्रॉप्स थोड़ा छोड़ के चला जाएगा, तो ये अपने क्रॉप्स तो लेके जाएगा ना, क्योंकि लगाए तो इसने थे ना, इसी पर्पज के लिए लिया था ना। करेक्ट, सो राइट टू रिमूव द क्रॉप्स। सबलीज का भी राइट होता है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सबलीज पे भी दे सकता है। सबलीज क्या होती है, ए ने लीज पे बी को दिया, बी ने इसी मकान को, एक ही मकान को सी को लीज को दे दिया। अब बी के पास यहाँ ओनरशिप नहीं थी, फिर भी उसने लीज पे दे दिया, प्रॉपर्टी तो एक ही था। ठीक है, तो उसके पास सिर्फ लीज थी, तो लीज पे जो लीज हो जाती है उसको हम कहते हैं सबलीज। ओके, तो क्या क्या राइट्स हो गए हैं यहाँ पे? right of essential and improvement, benefit of frustration, right to repair the property under section 69 quasi contract में। ठीक है, right of removal of anything which is attached to property, right to remove the crops, right to sublease, ये सारे rights हो गए हैं लेसी के। Now we'll see what the liabilities of lessee। तो क्या लाइबिलिटीज होती है लेसी की? लेसी कौन है? हमारा टीनेंट है ना। डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ इंक्रीज और रेंट, अब ये उसकी लाइबिलिटी है, पर क्या वो बताएगा? अगर मैंने इसका पहले भी एग्जांपल दिया था कि एक फ्लैट है, वो रेंट पे है, ए का फ्लैट है, ए को नहीं पता कि उसके फ्लैट के पीछे फीनिक्स मॉल खुल रहा है जिसके उसकी फ्लैट की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, और बी आके लेता है, और बी 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से ले लेता है, ए को पता ही नहीं कि उसके फ्लैट की रेंट 30K हो चुकी है ना। तो ये बी की लाइबिलिटी बनती है कि वो ए को जाके बताए कि आपकी जो फ्लैट है या हाउस है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, उसका देयर अ फैक्ट ऑफ इंक्रीज इन द रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, लाइबिलिटी है, इन्फोर्सेबल नहीं है, इसलिए बचे रहते हैं। नहीं तो कोई जाके बताएगा क्या कि
इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, आप कम पैसे ले रहे हो, लोगों को तो खुशी होती है कि अच्छी बात है, हमको कम में एक अच्छा फ्लैट मिल गया। ठीक है। नाउ पेमेंट ऑफ रेंट टाइमली, डेफिनेटली टाइमली वो रेंट पे करे, ये उसकी लाइबिलिटी है। ठीक है। टू सेव गार्ड द प्रॉपर्टी, ये भी उसकी लाइबिलिटी है। अब अगर बी जो है वो एक ही घर में रह रहा है, ठीक है, और ऐसे रह रहा है कि मेरे को क्या मतलब, ये तो दूसरी की प्रॉपर्टी है ना, एक सी आके विंडो तोड़ जाए, डी आके कुछ और मकान में तोड़ फोड़ कर जाए, ये मेरी प्रॉपर्टी तो है नहीं। तो बी इस तरीके से है जैसे कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो, इस तरीके से उस प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करके रखे, प्रोटेक्ट करके रखे, रिपेयर करके रखे। ठीक है। कोई भी इंक्रोचमेंट अगर प्रॉपर्टी में कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन ओनर को देना। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये घर है, ठीक है, इसमें इतने पार्ट में कोई सी पर्सन इंक्रोचमेंट करता जा रहा है, ओपन लैंड है उसका, तो बी की क्या लाइबिलिटी है कि वो ए को इन्फॉर्म करे कि घर में कोई इंक्रोचमेंट, किसी तरीके का प्रॉपर्टी में इंक्रोचमेंट हो रहा है, या फिर लॉफुल एंजॉयमेंट, या ये उसकी लाइबिलिटी कि वो लॉफुल एंजॉयमेंट करे। अब ए ने ना, फॉर एग्जाम्पल बी ने ये घर तो ले लिया ए से, ठीक है, ये ए से उसने घर ले लिया, बी ने, बी रह रहा है इसमें। अब वो क्या करने लगा यहाँ पे, किडनैपिंग कर रहा है, किडनैपिंग हब बना दी उसने, किडनैप करके ला ला के यहाँ पे लोगों को रखना है, उसने 10-12 लोग रख रखे हैं किडनैप कर करके। तो क्या ये लॉफुल एंजॉयमेंट है? तो वो क्या करे, लॉफुली एंजॉयमेंट करे। देन नॉट टू डू एनी परमानेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, फॉर श्योर। अगर इतना बड़ा लैंड ले रखा है उसने लीज पे एग्रीकल्चर करने के लिए, उस पर वो घर बना दे, उसने एग्रीकल्चर के लिए लिया था, परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर दी, उसका तो लैंड खराब हो गया ना। सॉइल जो फर्टाइल थी उसके ऊपर आपने सैंड और गिट्टी और कंक्रीट, यू नो, यू स्टोन्स, मशीन्स आपने चला दी उसके ऊपर, तो वो लैंड तो इनफर्टाइल हो गई, खराब हो गई। तो आप किसी भी तरीके का कोई भी परमानेंट, या फिर आपका, आपने एक घर लिया था, ठीक है, इसमें 2 फ्लोर थे, आपने उसके ऊपर 4 फ्लोर और बनवा दिए, भले ही उसके बेनिफिट के लिए हो, पर उसके परमिशन के बिना बनवाए, उसको नहीं बनवाने थे, तो आप किसी भी तरीके का कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे ना करो। देन रिटर्न प्रॉपर्टी आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ लीज, ऑब्वियसली लीज जिस दिन खत्म हो गई उस दिन आप प्रॉपर्टी रिटर्न कर दे। ठीक है, उस पर किसी भी तरीके का अनलॉफुल पोजेशन ना रखें, एडवर्स पोजेशन जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके का पोजेशन ना रखें। ओके। देन क्या क्या हमने पढ़ा है, डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ इंक्रीज इन रेंट, पेमेंट ऑफ रेंट टाइमली टू सेफगार्ड द प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनी इंक्रोचमेंट इन द प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी तरीके का अगर प्रॉपर्टी में इंक्रोचमेंट हो रहा है तो क्या, उसके बारे में बताना, लॉफुल एंजॉयमेंट करना प्रॉपर्टी का, कोई भी तरीके का परमानेंट कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे ना करना। ठीक है, प्रॉपर्टी को रिटर्न कर देना लीज के टर्मिनेशन के बाद। ओके ना, अब हम पहले सेक्शन 110 कंप्लीट कर लेते हैं। 109 है, सिर्फ इंडेक्स पर्पज से याद रखना, और उसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, सिर्फ इंडेक्स पर्पज से याद रखना। देन 110 हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सक्लूजन ऑफ डे ऑन विच द टर्म कमेंसेस, क्या दिया गया है, where the time limited by a lease of immovable property is expressed as commencing from a particular day. In computing that time, such day shall be excluded. CRPC अगर आपने पढ़ा है, उसमें आपने सेक्शन 470, उसके बाद के प्रोविजंस कुछ पढ़े होंगे, 460 में आपने पढ़े होंगे। ठीक है, 464, ये सारे प्रोविजंस पढ़े होंगे, तो आप इससे आप रिलेट कर पाओगे। लिमिटेशन एक्ट पढ़ा होगा अगर आपने इससे पहले कभी। ठीक है, now see, where the time limited by lease of a immovable property is expressed as commencing from a particular day, तो क्या दिया गया है कि जहाँ पे लीज का जो टाइम है वो कब से, वो बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर से 1 अगस्त 2023 है। ठीक है,
इस दिन से स्टार्ट हो रहा है। इन कंप्यूटिंग दैट टाइम सच डे शैल बी एक्सक्लूडेड। तो अगर आपने इस दिन से बोला है कि इस दिन से जो लीज है इसका नोटिस पीरियड स्टार्ट होगा या लीज टर्मिनेशन स्टार्ट होगा, तो इसमें इस डेट को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो सेकंड से माना जाएगा। बस इतनी बात लिखी हुई है इसमें, ठीक है। सो इन कंप्यूटिंग दैट टाइम सच डे शैल बी एक्सक्लूडेड where no day of commencement is named, where no day of commencement is named, ठीक है, कोई भी डे नहीं दिया गया, तो द टाइम लिमिटेड begins from the day of making the lease। तो जिस दिन से लीज बनाई गई है ना उसके नेक्स्ट डे से, ठीक है, तो जो भी डेट स्पेसिफाइड है उसकी नेक्स्ट डे से। अगर इस दिन से मान लीजिए 1 अगस्त से कमेंस हो रही है लीज, तो कब से मानी जाएगी, कंप्यूट कब से किया जाएगा, 2 अगस्त से, ठीक है। इतना है आपका सेक्शन 110। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेक्शन 108 में क्या क्या चीजें थी। बाकी अगर बचता है तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हम रेसिड्यू क्लास रखेंगे हम उसमें सेक्शन 108 को भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ प्रोविजन रीड करके। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 108 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूजेज टू द कॉन्ट्ररी, ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो हटाओगे आप, लोकल यूजेज हटाओगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूजेज टू द कॉन्ट्ररी, द लेसर and the lessee of immovable property as against one another respectively possess the rights and are subject to liabilities mentioned in the rules next followed, ठीक है, और such of them as are applicable to the property lease, ठीक है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बेसिकली क्या प्रिवेल करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो प्रिवेल करेगा, या फिर अगर कोई लोकल यूजेज है इनके राइट्स या फिर लाइबिलिटी से रिलेटेड तो वो प्रिवेल पहले करेगा। ओके, सो इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट or a local usage to the contrary the lessor and the lessee of the immovable property, इनके पास ये सारे राइट्स होंगे, बट कॉन्ट्रैक्ट हटा के और लोकल यूजेज हटा के। नाउ सी राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर। अब क्या है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर, द लेसर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द लेसी, हम लेसर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या है उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटी, ये मिक्स्ड है, अपन ने जो पढ़े थे वो मैंने आपको अलग अलग करके बताया था। तो लेसर जो है जो रेंट पे दे रहा है मकान, उसका क्या है, सबसे पहले वो बाउंड है कि वो डिस्क्लोज करे लेसी को क्या, कोई भी मटेरियल डिफेक्ट हो प्रॉपर्टी में जिसके लिए उसको यूज के लिए दे रखा है, ठीक है, ऑफ विच द फॉर्मर इज एंड द लैटर इज नॉट अवेयर, मतलब बेसिकली द लेसर इज अवेयर ऑफ सच डिफेक्ट, द लेसी इज नॉट अवेयर ऑफ सच डिफेक्ट, so it is the liability of the lessor to disclose any of such material defect in the property and which later could not with ordinary diligence discover, मतलब it means that such a substantial defect in the property which the lessee cannot with his ordinary diligence can discover, okay. For example, the example I gave you of a false ceiling in which say of a leaking false ceiling, okay. So nobody no person just by looking at the false ceiling can make of course can make sure that there is water stored into it over the false ceiling, right. But there is something which the lesser knows. In our example the lesser knew about it, right. So it is
the lessor is bound to disclose to the lessee any such kind of material defect in the property which the lessor knows but the lessee does not know. Then secondly, the lessor is bound on the lessee's request to put him in the possession of the property. Definitely, so lessor will put the lessee in the possession of the property. Then third, the lessor shall be deemed to contract with the lessee that if the latter pays the rent reserved by the lease and performs the contract binding on the lease, he may hold the property during the time limited by the lease without interruption. That means lessor will allow the lessee to enjoy the property without any kind of interruption, or to let the lessee have peaceful possession of the property. Okay. The lessor shall be deemed to contract with the lessee that if the letter pays the rent, matlab if he's paying the rent properly and performs the contract, then only he can hold the property peacefully without interruption. The benefit of such contract shall be annexed to and go with the lease, with the lessee's interest as such, and may be enforced by every person in whom that interest is for the whole or any part thereof from time to time invested. Okay. Then राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसी. अब कौन है, हम लेसी के बारे में बात कर रहे हैं. सी राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसी. इफ ड्यूरिंग द कंटिनेंस ऑफ लेसी मतलब कौन है, टीनेंट है. Now, yeah, if during the continuance of lease any accession is made to the property, such accession subject to law related to alluvial diluvial. I also told you about this alluvial diluvial in the class of seals, right? And so basically alluvial is any increase in the area of property shall be deemed to be comprised in the lease. So if there is any kind of addition into the land, so it will be deemed that such land was also covered when the lease was given. For example, if the lease is given of say, ठीक है, अपन अगर फॉर एग्जाम्पल इफ वी से, हाँ, अगर 1000 स्क्वायर फीट का एरिया दिया गया है and due to ascension say 200 square feet is added into it, so it will be considered that the lease was for 1200 square feet, not only of 1000. So in this area, lessee has the right to enjoy this property, this area as well. So if any kind of increase in the area of land is made after the commencement of lease, then the lessee has the right to enjoy such increase in the property or such ascension in the property. If by fire, flood, tempest, or violence of any army, mob, any other irresistible force, any material part of the property be wholly destroyed or rendered substantially and permanently unfit. So if any part of the property is either wholly destroyed, completely destroyed, or any part of it has become unfit for the purpose of which it was let. ठीक है. For example, अगर मान लीजिए उसको एक लैंड दिया था एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, a land was given for doing agriculture. अब ये लैंड हो गया फ्लडेड, वो यूज ही नहीं कर पा रहा है लैंड को, क्या ही वो एग्रीकल्चर करेगा जो कि फ्लड हो चुका है पूरा. shall at the option of the lessee be void. तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, वो void हो जाएगा, void हो जाएगी. हाँ, whether of the injury be occasioned by wrongful act or default of the lessee. अगर ये जो चीज थी ये लेसी की ही wrongful act या फिर डिफॉल्ट के कारण हुई है, तो फिर he shall not be entitled to avail himself of the benefit of this provision. तो इस प्रोविजन का बेनिफिट, तो फिर अगर ऐसे उसने एग्रीकल्चर के लिए ली थी,
फ्लड हो गया तो वो लीज वॉइड हो गया, यहाँ तो वो बच गया, ठीक है। बट मान लीजिए ये फ्लड अपने आप ऐसा फ्लड नहीं आया था, उसकी किसी गलती के कारण से उस एग्रीकल्चर लैंड पे पानी भर गया। अब क्योंकि ये उसी का रॉन्गफुल एक्ट है, उसी का डिफॉल्ट है, तो फिर रिलीज वाइड नहीं होगी, तो फिर इस प्रोविजन का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट भी कंप्लीट, ये पॉइंट भी कंप्लीट ना, ठीक है। नाउ इफ द लेसर नेग्लेक्ट्स टू मेक विद एन रीजनेबल टाइम आफ्टर नोटिस, नोटिस देने के रीजनेबल टाइम के बाद भी कोई रिपेयर नहीं कराता है लेसर, जो वो रिपेयर कराने के लिए बाउंड था, तो लेसी जो है वो खुद कर ले, और जो भी एक्सपेंसेस आए हैं रिपेयर के वो उसको काय से काट लेगा, रेंट से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए का काम था, मान लो 5000 रेंट दे रहा था, वो 1000 रुपए का काम था, ए ने नहीं कराया तो बी ने करा दिया, तो अब वो 1000 रुपए माइनस करके देगा उसको, काट के वो खुद काम करा ले और उतने पैसे काट के रेंट में से इसको रेंट दे दे, है बहुत इजी। और अदरवाइज रिकवर इट फ्रॉम द लेसर। नाउ इफ द लेसर neglects to make any payment which is bound to make, लेसर ने नेग्लेक्ट करा, फेल करा, ऐसा पेमेंट नहीं करा जो वो देने के लिए बाउंड था, एंड विच इफ नॉट मेड बाय हिम, और अगर जो उसने नहीं किया वो रिकवरेबल कैसे हो गया, लेसी से रिकवर हो गया, और अगेंस्ट द प्रॉपर्टी द लेसी में मेक सच पेमेंट हिमसेल्फ, वही उसने टैक्स नहीं दिया था उसके, अब मान लो उसने वाटर के चार्जेस नहीं दिए लेसर ने, जिसके बी के घर में पानी की पाइपलाइन काट दी गई, तो बी क्यों सफर करे, बी ने पे कर दिया कि यार पानी आप ओपन रखो, बट अब ये जो पूरा अमाउंट है तो बी ने चैरिटी नहीं की, राइट, बी ये जो भी अमाउंट है वो लेसर से रिएम्बर्स करवा सकता है, रेंट में से वो पैसे वो काट सकता है। तो लेसी में इवन आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, मतलब लीज खत्म होने के बाद भी वो रिमूव क्या कर सकता है, किसी भी टाइम पे जब वो पोजेशन में था प्रॉपर्टी के, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स ऑल थिंग विच ही हैज अटैच टू द अर्थ, तो जो भी चीज उसने अटैच कर रखी थी अर्थ को, प्रोवाइडेड दैट ही लीव्स द प्रॉपर्टी इन अ स्टेट ही रिसीव्ड इट, मतलब ऐसे नहीं कि आपने कोई चीज उसमें लगाई थी और आप जब उसको ले जा रहे हो तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम कर दी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही थी कि वो प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, डिटैचेबल होनी चाहिए। अगर ऐसी प्रॉपर्टी उसने लगाई है जिसको आप डिटैच करने से उस घर की वैल्यू ही कम हो रही है, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को उसी स्टेट में छोड़ के जाओ आप जिस तरीके से आपने रिसीव किया था। So the lessee may, even after determination of lease, remove at any time while he is in the possession of property leased, but not afterwards, all things which are attached to the earth, provided he leaves the property in a state in which he received it. Now, when a lease of uncertain duration determines by any means except by the fault of lessee, ठीक है, तो वो क्यों खत्म हो रही है लीज, डिटरमाइन मतलब टर्मिनेट हो रही है, क्यों, बाय एनी मीन्स, बस लेसी का फॉल्ट नहीं होना चाहिए या उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंटाइटल्ड क्या होंगे, ऑल द क्रॉप जो कि उसने प्लांट करे हैं, सो करे हैं उस लीज उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है, व्हेन द लीज डिटरमाइंस एंड टू फ्री इनग्रेस एंड एग्रेस एंड टू गैदर एंड कैरी देम, बस सिंपल सी बात है, इस पे उसने मान लो क्रॉप्स लगा रखे थे, ठीक है, तो इसकी गलती नहीं थी, मतलब बेसिकली पार्टीज की गलती नहीं थी, उसके बाद भी लीज टर्मिनेट हो गई है, तो वो आए इनग्रेस एग्रेस मतलब आए जाए अपने क्रॉप्स अपने साथ ले जाए, ये उसका राइट है, ठीक है, इनग्रेस एग्रेस टू गैदर एंड कैरी देम, ठीक है। अगर लीज डिटरमाइन हो जाती है मतलब खत्म हो जाती है और लेसी का उसमें फॉल्ट नहीं होना चाहिए, तो वो या उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस चीज के लिए इंटाइटल्ड रहेंगे। नाउ द लेसी में ट्रांसफर एब्सोल्युटली और बाय वे ऑफ मॉर्गेज और सब लीज द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट, वन सेकेंड,
there's a lot of I think हाँ, ये जो सेक्शन है ये काफी सारा भी बचा हुआ है. सो व्हाट विल डू इज कि हमने अभी आई तक कंप्लीट कर लिया ये राइट्स ऑफ राइट्स इन लाइब्रेरी ऑफ लेसी, and here we have completed it till what, till I. So we'll continue it in the next class from this I wala provision itself. ठीक है, ये I वाले provision से we'll continue. ठीक है, so yes, so that's all for today. Thank you very much and I hope आपको आज की क्लास समझ आई है and yes, thank you.